पहला, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी के साइज को देखना चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है या आप उसे सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी के साइज को देखना होता है। अपॉर्चुनिटी का साइज कितना बड़ा है, मार्केट साइज या टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, जिसे प्राइवेट स्पेस में हम टैम कहते हैं। नमस्ते और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में। यह एक एजुकेशनल सीरीज है जहां हम इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को आकार देने वाले लीडर्स से पावरफुल इनसाइट्स आपके लिए लाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा और इंस्पायरिंग मार्केट पिलर मिस्टर स्वप्निल सागर, विटलानी क्यूमुलेटिव कैपिटल के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं, जो एक सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है। ये कंपनी मर्चेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज की पूरी सूट देती है ताकि बिजनेस को सही फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके उनकी ग्रोथ जर्नी के हर स्टेज पर। इस एपिसोड में हम माइक्रो और स्मॉल कैप्स, एसएमई की पोटेंशियल, इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक और फ्यूचर की 3 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज पर बात करेंगे। हाय स्वप्निल सागर, मनी टीवी में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करुण्या। मनी टीवी का हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं मार्केट के माइक्रोस और मैक्रोस पर आपके सभी इनसाइट्स सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं बाद वाले सवाल से शुरू करती हूँ। अगले 5 सालों में 2030 तक आप इकोनॉमी को कैसे शेप होते देखते हैं? आपके हिसाब से हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो 2030 तक हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक सिग्निफिकेंट या कहें सीरियस प्लेयर होंगे। आमतौर पर इकोनॉमी 3 फेज में ग्रो करती है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो हमने ट्रेडिंग से शुरुआत की थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा स्किप करके सर्विसेज पे फोकस किया। अब मिस्टर मोदी के विजन के साथ हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का हिस्सा बनने की दिशा में हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को भी कवर कर रहे हैं। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कैपेक्स, क्रेडिट और कंजम्पशन एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये ग्रोथ टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहरों से आ रहा है, जहां असली एसएमई इकोनॉमी को बना रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि हम 2030 तक सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगे और मार्केट में एक सीरियस प्लेयर बनेंगे, तो आम तौर पर इसके पीछे 2-3 मुख्य लेवर्स होते हैं, या उस तरह की फेनोमिनल ग्रोथ के ड्राइवर्स जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। आपके अनुसार कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर सबसे ज्यादा आगे रहेंगी और ग्रोथ दिखाएंगी? तो जाहिर है बड़े मैक्रो फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल्स और टेक्नोलॉजी सबसे आगे रहने वाले हैं। लेकिन हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना पसंद करते हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम एलाइड सर्विसेज को भी देखते हैं। जाहिर है रोड, ब्रिजेस, डैम बनाए जाएंगे, लेकिन वह अनसिलियरी सेक्टर जो इसे सपोर्ट करता है, जैसे सीमेंट, स्टील और बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशंस। रिन्यूएबल के मामले में बोर्ड हम कहते हैं कि हम रिन्यूएबल में बढ़ रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में हमारी ज़्यादातर पावर कंजम्पशन या EV4A, थर्मल या कोल साइड से ही आ रही है। तो रिन्यूएबल साइड पर रहने के लिए हम ज़्यादा सोलर, इस IPP और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे EPC प्लेयर इन सोलर को देखते हैं। पावर प्लांट्स लगाने वाली कंपनियों, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और इसे सप्लाई करने वाली कंपनियों, क्योंकि अभी सभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटीज सफिशिएंट नहीं है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री के साइज और स्केल के क्रॉस सच में हो रही है, और ये एक एनेबलर के रूप में काम कर रही है। तो हम इन 3 सेक्टर्स को देखते हैं जो हमारे अनुसार ग्रोथ में सबसे फोरफ्रंट में होंगे। लेकिन वे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कन्विक्शन को ड्राइव कर रहे हैं? क्या कोई डेटा या फैक्ट्स हैं जिन्हें आप अभी देख रहे हैं? ये 3 सेक्टर्स कौन से हैं? एक है इंफ्रा एंसिलरी, दूसरा है सोलर और रिन्यूएबल्स। तो हाँ, मैं आपको इंफ्रा एंसिलरी के बारे में समझाने के लिए एक छोटा अनकडोट या उदाहरण दूंगा। तो उदाहरण के लिए हमने इंडस्ट्रीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स आदि के मामले में खुद को ग्रो किया है। तो अब तक हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे उस पर, जिसे आप ग्लास जर्नीज कह सकते हैं। तो अब जो भी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, हम उन्हें या तो कॉपी कर रहे हैं या शायद पश्चिम की तरफ से इंस्पायर हो रहे हैं। अब जो पूरी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वे ग्लास फेसड्स वगैरह पर बनाई जा रही हैं। हर कोई और अधिक, आप कह सकते हैं, लग्जरी, प्रीमियम आदि बनना चाहता है। तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो इससे जुड़ी हैं, जैसे पहले लैमिनेट्स का ग्रोथ या जो बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशंस हैं, जैसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह कंपलसरी नहीं था, सरकार अब सेफ्टी पर फोकस कर रही है, इसीलिए सभी HAVC और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े सेक्टर्स बढ़ रहे हैं।
रिन्यूएबल के मामले में हम सोलर और विंड के आने को देख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे सेक्टर में हो रही है देख रहे हैं। तो पहले लोग मान लीजिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, टैली पे काम करते थे, कुछ ऐसा, या उदाहरण के लिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वे बेसिक डिजिटल टूल्स थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। अब एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हम देख रहे हैं कि कंपनियों अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स, कंट्रोल्स, बैलेंस शीट, लैंडिंग, क्रेडिट सब कुछ बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी एक एनेबलर के रूप में साथ साथ चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ऐसा सिनारियो देखेंगे जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानों को पूरी तरह ले ले, लेकिन हाँ, अगर आप इसे एक इनेबलर के रूप में यूज़ करते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना सकता है। तो यहाँ प्रीमियमाइजेशन एक बड़ा ट्रेंड है। ये वही बड़ा ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वहन करने की क्षमता बढ़ रही है ना। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, अपग्रेड हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पूरे गैमट में जहां मार्केट और इकोनॉमी शेप हो रही है, एसएमईज या माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ कौन सा रोल निभा रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आखिरकार वही भविष्य है और कुछ कल के निफ्टीएस और लार्ज कैप्स बनेंगे, इसलिए हमें उन्हें अभी पहचानना होगा। तो आप इस सेगमेंट को हमारे इकोनॉमी और मार्केट्स के फ्यूचर में कौन सा रोल निभाते हुए देखते हैं? तो हमारा मानना है कि मान लें एसएमईज हमेशा किसी भी बढ़ती हुई इकोनॉमी की बैकबोन रहे हैं, तो आप बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को देखें, सैकड़ों प्लेयर्स हैं जो पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, और इसी तरह ये सभी एसएमईज आज की स्थिति में लगभग 63 मिलियन एसएमईज मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 1.5 से 2 लाख एसएमई तेजी से बढ़ेंगे, और इसमें से लगभग 20,000 से 30,000 या शायद 40,000 एसएमई ऐसी होंगी जो कैपिटल रेज कर पाएंगी। पहली राउंड ऑफ कैपिटल जो आप रेज करते हैं वह डेब्ट, फ्रेंड्स और फैमिली से होती है, और जब ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो आप इसे इक्विटी कैपिटल मार्केट से रेज करते हैं। ठीक है। और तीसरे फेज में हम देख रहे हैं कि आने वाले दशकों में लगभग 5,000 से 7,000 एसएमई लिस्टेड हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा डेटा दूं कि एसएमई मार्केट कब से बढ़ने लगी, 2012 में मैं शायद दूसरी या तीसरी कंपनी का हिस्सा था जो बीएसई एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई। 2012 में लगभग 14 कंपनीज लिस्टेड हुई, और पिछले साल हम लगभग 240 कंपनीज के लिस्टिंग के साथ बंद हुए, और इस साल हमारा टारगेट लगभग 275 कंपनीज का है। तो लगभग हर वर्किंग डे में एक कंपनी लिस्टेड हो रही है, जैसा आप देख सकते हैं। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतने सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। अब जब आप किसी इंडस्ट्री में बुलिश होते हैं तो क्या आप मुख्य रूप से स्मॉल और मिड कैप्स पर फोकस करते हैं जो भविष्य के लीडर्स होंगे, या लार्ज कैप्स ज्यादा डोमिनेट हैं? तो मेरे बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं हमेशा स्मॉल और मिड कैप कंपनियों का हिस्सा रहा हूँ, प्रोमोटर्स को हैंड होल्डिंग करते हुए, मदद करते हुए। हमें 0 to 1 जर्नी बहुत पसंद है। तो जब प्रोमोटर खुद को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो उन्हें स्केल और ग्रो करने में मदद करना, हम केवल उन्हें कैपिटल रेज करने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस और इसके अन्य सेगमेंट्स में भी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपनी लगभग पूरी जर्नी स्मॉल और मिड कैप में बिताई है, और हम देखते हैं कि स्मॉल और मिड कैप्स ग्रोथ इंजन का बड़ा हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल बड़े लार्ज कैप्स भी मौजूद रहेंगे, और प्रैक्टिकली मुझे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मान लीजिए अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इवेल्युएट करना हो, मैं पूरे बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑयल और गैस, टेलीकॉम, एआई वगैरह हैं। लेकिन स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के लिए जहां ग्रोथ होने वाली है, तो उदाहरण के लिए रिलायंस अपने साइज और स्केल के कारण अपनी ग्रोथ को डबल नहीं कर पाएगा, लेकिन स्मॉल और मिड कैप कंपनियों 50 से 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकती हैं, और हम उन्हें ग्रो करने में मदद करने का रोल निभाना पसंद करते हैं, उन्हें बिजनेस दिलाकर, कैपिटल दिलाकर और इसी तरह की मदद करके। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कम्युलेटिव कैपिटल कौन कौन सी सर्विसेज देती है? हम एक सेमी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर हैं। तो हम कंपनीज को कैपिटल रेज करने में मदद करते हैं, मुख्य रूप से इक्विटी साइड पर। हम M&A के मामले में कॉर्पोरेट एडवाइजरीज भी करते हैं। हम एसएमई आईपीओज, मेन बोर्ड आईपीओज, QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसी सारी इक्विटी कैपिटल रेजिंग से जुड़ी चीज़ें करते हैं। हम मदद करने की कोशिश करते हैं। क्यूमुलेटिव कैपिटल 3 T's पर बना है: टीम, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट। तो हमारा मानना है कि हम पहला टेक लेड मर्चेंट बैंकर बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने और मेरे को फाउंडर प्रियेश ने ये कंपनी शुरू की। मैं इस 3H के कैपिटल मार्केट साइड से आता हूँ, ज़्यादातर अर्ली स्टेज या प्राइवेट साइड के एक्सपीरियंस के साथ।
तो हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और कंपनीज को गाइड कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी एक बड़ा एनेबलर बनने वाली है। तो सारी ड्यू डिलिजेंस और डॉक्यूमेंटेशन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पूरी इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभा रही है, दुनिया और छोटी होती जा रही है। तो मान लीजिए पहले जब हम ड्यू डिलिजेंस करते थे तो हमें कई पेपर ट्रेल्स से गुजरना पड़ता था। अब टेक्नोलॉजी के आसान होने की वजह से मान लीजिए प्रोमोटर का केवाईसी वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाना, नाम सही है या नहीं चेक करना, इन सब की जगह हम एक सिंपल पेनी ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे प्रोमोटर के बैंक अकाउंट का पूरा केवाईसी डेटा और दूसरी डिटेल्स मिल जाती हैं, बिल्कुल उनकी परमिशन लेने के बाद। क्योंकि आखिरकार जब भी हम कैपिटल ट्रेड्स करते हैं, ड्यू डिलिजेंस और वेरिफिकेशन के लिए उन्हें हमें ये डेटा देना ही होता है। तो स्पष्ट है आपके पास एसएमई सेगमेंट में क्या चल रहा है, इसकी पूरी समझ है। तो हमें भविष्य की ग्रोथ आउटलुक के बारे में बताइए, ये सेगमेंट आगे कैसे बढ़ने वाला है, और अगर आप एसएमई स्पेस के भीतर कुछ मजबूत सब सेक्टर्स की पहचान भी कर सके ताकि हमारे व्यूअर्स या इन्वेस्टर्स उसमें रुचि लें तो वे उसे एक्सप्लोर कर सकें। तो एसएमई साइड पे ओबियसली हम सेक्टर एग्नोस्टिक हैं। हम किसी एक सेक्टर के लिए विशेष नहीं है जहां हम कंपनियों की मदद करते हैं। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल्स जैसे थीम्स को देखें तो हम इन्हें इस समय हॉट सेक्टर मानते हैं। जाहिर है एआई से जुड़ी कोई भी चीज़ इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम शायद उन फाउंडर्स के साथ काम करना पसंद करेंगे जो ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं। तो हर कोई उन चमकदार आकर्षक फाउंडर्स को देख रहा है ना। हम कोशिश करते हैं कि हम भारत के उस हिस्से के फाउंडर्स के साथ काम करें जहां वे ज़मीन से अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। ठीक है। और ट्रेडिशनल बिजनेसेस के संदर्भ में तो पहले वीसीपी स्पेस टेक लेड फाउंडर्स को देख रहा था, जैसे 10 मिनट डिलीवरी, एआई पे काम, सोशल नेटवर्क्स वगैरह। हम ज़्यादा ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए रिटर्न ऑन कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन जब कोई एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके बारे में लिमिटेड लिटरेचर मिलता है। ऑनलाइन और मीडिया में भी कवरेज काफ़ी लिमिटेड होती है। बिल्कुल, एनुअल रिपोर्ट्स तो हमेशा होती हैं, लेकिन एक ले इन्वेस्टर के लिए अगर आज मैं इन अप एंड कमिंग कंपनीज में पैसा लगाना चाहूं तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें ध्यान से देखकर ये कहा जा सके कि हाँ, ये कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है? तो मैं ये कैसे तय करूं? 2-3 फैक्टर्स हैं। हम आपको स्टॉक खरीदने और बेचने के मामले में मार्गदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके लिए रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन कुछ सामान्य थीम्स या पैरामीटर हैं। सामान्य थीम्स या पैरामीटर जैसे कि सबसे पहले आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी के साइज को देखना चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है या आप उसे सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी के साइज को देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का साइज कितना बड़ा है? मार्केट का साइज। मार्केट साइज या टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, जिसे प्राइवेट स्पेस में हम टैम कहते हैं। दूसरा है प्रोमोटर्स की इंटेग्रिटी या डिलीवर करने की कैपेबिलिटी। लेकिन ले इन्वेस्टर ये कैसे पता लगाए? जो आप सोच सकते हैं, अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का एक सेक्शन होता है। तो एनुअल रिपोर्ट लगभग 100 पेजेस की होती है, लेकिन आपको उससे पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस आउटलुक की वे किस चीज़ में बढ़ रहे हैं, वे किस तरह के बिजनेस में हैं, कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, इससे प्रोमोटर की इंटेंट या बिजनेस सेंस के हिसाब से उनकी इंटीग्रिटी समझ में आती है। कई बार हम देखते हैं कि इन स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह में छोटे मोटे नॉन कंप्लायंस होते हैं, लेकिन हम इसे ध्यान में रखते हैं। जाहिर है एक फाउंडर या प्रोमोटर को तय करना होता है कि वो बिजनेस करेगा या कंप्लायंस, सही है ना। तो सभी एसएम बढ़ रहे हैं और अपनी स्लीव्स उठाकर कंप्लायंस वगैरह में लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस समानता के लिहाज से आप ये जान पाएंगे जब आप या तो प्रमोटर को सुनेंगे या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे अगर वह आसपास है। अगर आप वहाँ हैं या यात्रा कर रहे हैं तो उनसे मिलने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर का सबसे अच्छा अंदाज़ा प्रमोटर से बात करके और उपलब्ध लिटरेचर पढ़कर पा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तीसरा पॉइंट, बैलेंस शीट P&L से ज़्यादा बताती है। तो आपको निश्चित रूप से PL मार्जिन्स वगैरह देखना चाहिए, जैसा कि हर कोई देखता है, लेकिन आपको बैलेंस शीट की तरफ से भी देखना ज़रूरी है कि बैलेंस शीट में चीज़ें किस तरह से आकार ले रही हैं, क्योंकि असली बात हमेशा बारीकियों में छुपी होती है। तो अगर आप पिछले 2-3 साल की एनुअल रिपोर्ट देखें और देखें कि बैलेंस शीट किस तरह से शेप ले रही है, फिर PL देखें, तो आप सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और मैं हमेशा कहूँगा कि जब आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जाहिर है छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेज में जोखिम जितना ज़्यादा, रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा है।
ऐसा सिनेरियो जहां आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास मैच्योर और स्टेबल कैश फ्लोज होते हैं, जबकि एसएमई क्षेत्र में ये बढ़ रहा है। हाँ। कभी कभी वे वैसे नहीं बढ़ते जैसा आपने सोचा था। तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि एक बास्केट अप्रोच अपनाएं। मान लीजिए 5 से 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% से शुरुआत करें। मान लीजिए 5-5 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, अगर प्राइसेस नीचे जाएं और कन्विक्शन बनी रहे तो आप उस अपॉर्चुनिटी पर डबल डाउन कर सकते हैं। और देखें, व्यापार के नज़रिए से देखें, न कि केवल कीमत की चाल के नज़रिए से। यही विचार है। आप जानते हैं, इस बारे में बात करते हुए हमने देखा है कि बहुत से इन्वेस्टर्स एसएमई कंपनीज में लिस्टिंग के पहले ही वीक के भीतर कंपनी या स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ऐसे भी कई मामले हैं जब लोग सही समय पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल, टाइमिंग लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके अनुसार एसएमई स्टॉक में एंटर और एग्जिट करने का एक अच्छा समय या स्ट्रैटेजी क्या है? रेगुलेटरी कारणों से हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल मार्केट को टाइम करना लगभग इम्पॉसिबल है। सही है। क्या हम देखते हैं कि अगर आप सच में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस एसेट क्लास की तुलना रियल एस्टेट से करते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, चाहे वो फ्लैट हो या ज़मीन, है ना, आप हर दिन उसकी कीमतें नहीं देखेंगे, है ना। मान लीजिए आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं भी बॉम्बे के सबर्ब्स में, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ है और आज का प्राइस क्या है। सिर्फ इसलिए कि आपको प्राइस देखने की लिबर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इमोशंस उस पर बिल्ड हो जाए। तो हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि फ्रॉड को सेटल मत होने दें। सही, अगर आप सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको आईपीओ में एलोकेशन नहीं मिलता क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम है, तो जब ये एक से ज़्यादा बार सब्सक्राइब होता है, सही है, जाहिर है किसी को भी प्रीफर्ड एलोकेशन नहीं मिलेगा। कई बार लोग सोच लेते हैं कि प्रीफर्ड एलोकेशन मिलेगा। आईपीओ में एक रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो किया जाता है और मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपको आईपीओ में एलोकेशन नहीं मिला, तो आपको कुछ फ्रॉड के सेटल होने का इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद पहले हाफ या फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें और फिर निर्णय लें। क्योंकि बिल्कुल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बार जब अत्यधिक उत्साह कम हो जाता है या जब बाजार की उथल पुथल शांत हो जाती है, जो अक्सर होती है, जो होता है वो ये है कि कंपनी बहुत रीजनेबल मल्टीपल पे आती है और हर कोई इस जर्नी पर निकलना चाहता है क्योंकि हर चीज़ गुड या बैड एक प्राइस पर आती है। आप जानते हैं, तो हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं इस मार्केट इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने कई बड़ी लार्ज कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जब वे बहुत छोटे थे, जब वे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हुआ करते थे। अब बिल्कुल ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो आज मार्केट में हर कोई जानता है कि कल ये एक स्मॉल या मिड कैप था और आज ये इन्फोसिस या एसबीआई जितना बड़ा है। अब अगर कोई मार्केट में ऐसे ट्रू जेम्स आइडेंटिफाई करना चाहता है तो ये इन्वेस्टर्स तैयार हैं, उनके पास नॉलेज है, लेकिन वे भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी कहीं से शुरू करते हैं। तो ऐसे में कौन से पैरामीटर्स हैं या क्या नैक है जिससे ये ज्वेल्स, जेम्स या डायमंड्स मार्केट में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं? इससे पहले कि वे उभरें और आम जनता के लिए सामान्य हो जाएं, आप तो पहले कदम उठाने वाले बनना चाहेंगे, है ना? मैं कहूँगा कि आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और जाहिर है हर कोई सक्सेस स्टोरीज के बारे में ही बात करना चाहता है, चाहे कोई ऐसे इन्वेस्टर हो या किसी ने कोई मल्टी बैगर ढूंढ लिया हो। लेकिन ये सब नैक सीखने के लिए उन्होंने ज़रूर कई शुरुआती गलतियाँ की होती हैं। अक्सर लोग सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरीज जानते हैं, जैसे कोई बड़ा माइलस्टोन हासिल करना वगैरह, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान फेलियर्स भी होती हैं। इसलिए आपके पास मजबूत प्रोसेसेज होनी चाहिए। और हर कोई सुनता है सिर्फ सफलता के बारे में ही। एक बहुत मशहूर व्यक्ति ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, तो हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरीज ही बताएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि कई फेलियर्स होती हैं जो पब्लिक में नहीं आती। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बंद हो गई हैं। तो शुरुआती दौर में हम कहते थे कि ये 80-20 का नियम है ना। आपके पोर्टफोलियो का लगभग 20% हिस्सा आपके ज़्यादातर रिटर्न्स जनरेट करेगा। तो अगर आप देखें, मान लीजिए जैसे कि सॉफ्ट बैंक वगैरह, उन्होंने भी सिर्फ 2-3 अच्छे निवेश किए हैं और उन्हीं से उन्होंने अपनी पूरी उम्र के लिए कवर कर लिया। तो क्या कोई शुरुआती संकेतक हैं जिनसे इन एसएमई कंपनियों को शुरू में ही पहचाना जा सके? फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक उत्साही इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप मान लीजिए किसी भी रिटेल स्टोर जैसे डी मार्ट, बिग बाज़ार या किसी और में जाते हैं,
आपको छोटी कंपनियां दिखेंगी, जैसे कि अगर नेस्ले या कोई बड़ी B2C ब्रांड या कंज्यूमर ब्रांड आ रही है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है। और अगर आप उन कंपनियों को ट्रैक करने की कोशिश करें, लेबल को ध्यान से पढ़ें, वे ये कैसे कर रहे हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, ये देखें। और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो जाहिर है आपकी नेचर एक्सप्लोरेटरी होनी चाहिए ताकि नए ऐसे आइडियाज़ मिल सकें। सही। तो उदाहरण के लिए मैं स्नैपडील के शुरुआती 100 या 1000 कस्टमर्स में से एक था। हर कोई ऐसा सोच रहा था कि अब तो स्नैपडील ने अपना मॉडल बदल लिया है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन जब वे कूपन सिस्टम को स्केल कर रहे थे तो मान लीजिए आप 100 रुपये देते हैं और आपको 200 रुपये की सर्विस मिलती है। या इसी तरह पेटीएम या फ्री चार्ज की बात करें, जो आइडियाज़ सामने आए हैं वे भी इन्हीं बैकग्राउंड से आए हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आपको या तो किसी ड्रॉप बॉक्स में चेक डालना पड़ता है जो रेलवेज, रेलवे ब्रिजेस, अंडर/ओवर ब्रिजेस के पास या किसी खास एटीएम पर होते हैं, और इसी तरह। अब सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी ने इसमें उनकी मदद की है, तो अपने कान और आंखें खुली रखें। आप देखेंगे कि ये कंपनियां उभर रही हैं और जाहिर है अगर आप इधर उधर देखें तो आपके पास काफ़ी और भी ज़्यादा मौके होंगे। आपने मार्केट में इतनी सारी कंपनियों को ग्रो होते देखा है और इतने लंबे समय से मार्केट का हिस्सा रहे हैं। हमें अपनी कहानी के बारे में थोड़ा बताइए। किस तरह के एक्सपीरियंसेस, करियर डिसीजन और आपके मूव्स ने आपको शेप किया है? तो मैंने नवंबर 2007 में अपनी सीए क्लियर की थी, नवंबर में परीक्षा दी थी और जनवरी 2008 में क्लियर किया, और इसी तरह। तो मैंने सीए क्लियर किया उस समय जब बीएफएसआई या फाइनेंशियल सर्विसेज को एक तरह से कर्ज माना जाता था। वो दौर काफ़ी लिमिटेड टाइम का था, तो हर किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से निकाल दिया गया था। मैंने अपना करियर म्यूचुअल फंड से शुरू किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैपिटल मार्केट्स की यात्रा का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर वही काम नहीं करना चाहता था और मैं वह करना भी नहीं चाहता था। आपने वह ट्रेंड बहुत जल्दी पहचान लिया था। हाँ, ऑडिट और टैक्सेशन, मुझे पता था कि मुझे ये नहीं करना, इसलिए मेरी आर्टिकलशिप अलग थी। मैं मैनेजमेंट एश्योरेंस में था जहाँ हम मैनेजमेंट की मदद कर रहे थे। हम हमेशा मदद करने वाले पक्ष में रहे हैं, फाउंडर्स और मैनेजमेंट के साथ काम करते हुए। तो मैंने अपना करियर 2008 में एबीएन एम्ब्रो म्यूचुअल फंड के साथ शुरू किया। लगभग 1 साल 1.5 साल वहाँ बिताया। फिर करीब 12 से 13 साल इक्विटी कैपिटल मार्केट साइड में काम किया और थोड़ा बहुत प्राइवेट साइड पे भी जेआर लड़ा के साथ अर्ली स्टेज इकोसिस्टम में, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर और एक्विजिशन का हिस्सा रहे हैं। और फिर 2016 में मैं और प्रियश साथ आए और क्यूमुलेटिव वेंचर्स की शुरुआत की। हमेशा संस्थापकों, फैमिली ऑफिसेज, माइक्रो वीसी फंड्स के लिए मददगार रहे हैं। और 2024 में हमें मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस मिला और हमने ये मर्चेंट बैंकिंग गतिविधि शुरू की। और क्यूमुलेटिव के अलावा आपकी जिंदगी कैसी है? कोई इंटरेस्ट, पैशन या हॉबीज? सच कहूँ तो अब मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्यूमुलेटिव कैपिटल के बाहर जिंदगी देखी ही नहीं है। 24/7 मदद करने में हमेशा खुश रहता हूँ। आपके लिए सब काम है और कोई प्ले नहीं है। खैर, जाहिर है शौक तो है। जैसे मैं तो टेक गिग हूँ, लेकिन बिल्कुल नॉन टेक्निकल। मैं कोडिंग नहीं करता, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी को समझना बहुत अच्छा लगता है। मैं फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। हमेशा फिल्मों के उदाहरण देता हूँ, जैसे कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो मैंने अब एक कल्चर सेट कर दिया है। मुझे नहीं पता ये कितने समय तक टिकेगा, क्योंकि हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। क्या आप हमें इनमें से कोई मूवी एग्जाम्पल देना चाहेंगे? तो जैसे कि 3 दिनों में जब भी हमें क्लाइंट को कुछ समझाना होता है तो हमें डेमो देना पड़ता है। मतलब चीज़ें कैसे काम करती हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने 2-3 मेंबर्स की टीम के साथ शुरुआत की थी, तब लगभग 25 सदस्यों की टीम थी। तो हमारे पास प्रेरिक्वाइजिट था कि हमें सूट्स और बिलियनर्स देखनी होंगी, सूट हार्वेस्ट, क्योंकि हमारा मानना है कि आपको हमेशा सीखने का मौका मिलता है। अदालत जाने और लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा सेटल करना चाहिए और ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहिए बिना लीगल साइड से कॉम्प्रोमाइज़ किए। लेकिन सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोचेस खोजने की कोशिश करें। और जब बात स्केलेबिलिटी की आती है तो बिलियंस के बारे में सोचें कि आप कितनी तेज़ी से और कितने बड़े स्तर पर स्केल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। आप जानते हैं, बनाएं जो मूवीज और शोज से इंस्पायर हो। तो मान लीजिए मैं बैटमैन में जोकर का फ़ैन हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो भी आपके अच्छे स्किल्स हैं उसे कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। और मेरे दूसरे पार्टनर भी बैटमैन के फ़ैन हैं, लेकिन उनका मानना है कि आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। फियर सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो कोशिश करें और एक्सप्लोर करें। वर्स्ट केस ये है कि आप फेल होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। हाँ,
आप फिर से कोशिश करते हैं और इसे सफलता प्राप्त करें। ग्रेट। और इसी के साथ हम इसे यहीं रैप अप करते हैं। स्वप्निल सागर, हमारे साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में मनी टीवी पे बुलाने के लिए। फिर से एक इंटरेस्टिंग सेशन का हिस्सा बनने की उम्मीद है। हमें इसका इंतजार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी और कन्वर्सेशन के लिए इंडिया के सबसे इंसाइटफुल मार्केट लीडर्स के साथ मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें और इन्फॉर्म्ड रहें।